डियर स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर्स। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि 4 मेथड है जो हमने पढ़ने हैं। एक था एंड ग्रुप एनालिसिस, विस्कोमेट्रिक डिटर्मिनेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर और लाइट स्कैटरिंग वाला। ये 4 मेथड थे। तो हमने सबसे पहले एंड ग्रुप एनालिसिस वाला मेथड पिछले लेक्चर में कर लिया था। अब आज वाले लेक्चर में हम सेकंड मेथड पे चलेंगे जिसका नाम है विस्कोमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। इसको एम बार से डिनोट करते हैं। ये चीज़ हमारे लिए नई नहीं, हमने पहले सुना हुआ है, इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है विस्कोमेट्रिक डिटर्मिनेशन, तो इसमें हम विस्कोसिटी मेजरमेंट पे फोकस कर रहे होंगे और वहाँ से हम पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट या एवरेज मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि विस्कोसिटी को हम डिनोट करते हैं ईटा के सिंबल से, जिसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हम ऐसे करने वाले हैं। आपने एक प्रैक्टिकल किया होगा अपने फोर्थ सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, जहाँ पे आपको विस्कोसिटी के एक्सपेरिमेंट करने को होते थे। आप एक कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे, इसको कहते थे ओस्टवाल्ड्स विस्कोमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ओस्टवाल्ड्स विस्कोमीटर। इसमें लिक्विड इस तरह से इस बल्ब में पहुँचाया जाता है, फिर इसका कैपिलरी के थ्रू जितना फ्लो के लिए जो टाइम लिक्विड का लगता है उसको नोट करते हैं हम कॉपी में, उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड। तो उस टाइम ऑफ फ्लो के हिसाब से हम यहाँ पे ईटा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते थे। तो यहाँ से जो विस्कोसिटी निकल के आएगी या जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकल के आएगा वो कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले हम मेज़र करेंगे विस्कोसिटी पॉलीमर सोल्यूशन की, मतलब जो पॉलीमर है वो हमें सोल्यूशन फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम उसकी विस्कोसिटी डिटर्मिनेशन या विस्कोमेट्रिक डिटर्मिनेशन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट की। तो पहले हम पॉलीमर का सोल्यूशन बनाएंगे और फिर उसकी विस्कोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो पॉलीमर सोल्यूशन की जो विस्कोसिटी आएगी उसको हम ईटा से डिनोट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमें प्योर सॉल्वेंट की भी करनी पड़ेगी। प्योर सॉल्वेंट का जिसमें हमने सॉल्यूशन बनाया होगा पॉलीमर का। फॉर एग्जांपल अगर हम बेंजीन में बना रहे हैं तो हम बेंजीन का, प्योर बेंजीन का ईटा नोट निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाल के देखेंगे। या वाटर यूज़ किया तो वाटर का होगा, इथेनॉल यूज़ किया तो इथेनॉल का होगा। तो मतलब जो भी हम सॉल्वेंट पॉलीमर का सोल्यूशन बनाने के लिए यूज़ कर रहे होंगे तो हमें प्योर सॉल्वेंट की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिटरेचर से देखनी पड़ेगी या फिर निकालनी पड़ेगी। वैसे ही टाइम ऑफ फ्लो, जैसे मैंने आपको कहा कि इस कैपिलरी से यहाँ तक इस बल्ब को वेकेंट होने में कितना टाइम लगता है, उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लो। तो पॉलीमर सोल्यूशन का जो टाइम ऑफ फ्लो होगा उसको हम टी से डिनोट कर रहे हैं, और जो प्योर सॉल्वेंट का, जिसमें कि पॉलीमर का सोल्यूशन बना है, उस सॉल्वेंट का जो टाइम ऑफ फ्लो है वो T0 है या T0 है। दिस गिव्स द मेजर ऑफ द रिलेटिव विस्कोसिटी। तो यहाँ से जो विस्कोसिटी निकलती है उससे रिलेटिव विस्कोसिटी निकलती है। तो रिलेटिव क्यों बोला, क्योंकि पहले हमने प्योर सॉल्वेंट का फ़्लो चेक किया, फिर हमने पॉलीमेरिक सोल्यूशन का फ़्लो चेक किया। तो हमने उसको रिलेट किया कि जब प्योर सॉल्वेंट था तो कितना टाइम लगा फ़्लो के लिए, और जब पॉलीमेरिक सोल्यूशन हम यूज़ कर रहे तो कितना टाइम लगा। तो यहाँ से जो विस्कोसिटी निकलती है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव विस्कोसिटी। विस्कोसिटी रिलेटिव टू द प्योर सॉल्वेंट। तो ये इसका फार्मूला होता है ईटा आर, इट इज़ इक्वल टू ईटा ओवर ईटा नॉट। ईटा आर मतलब रिलेटिव विस्कोसिटी एंड इट इज़ इक्वल टू ईटा ओवर ईटा नॉट। ईटा का मतलब हुआ यहाँ पे कि जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, विस्कोसिटी ऑफ द पॉलीमर सोल्यूशन डिवाइडेड बाई विस्कोसिटी ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इट इज़ इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लो ऑफ द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ द पॉलीमर सोल्यूशन डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ फ्लो ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ से जो विस्कोसिटी की वैल्यू निकली दैट इज़ कॉल्ड ईटा आर रिलेटिव विस्कोसिटी। बट क्योंकि हमने क्या निकालना है, एम बार की वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ तक इसकी वैल्यू से हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा। तो एक स्टेप आगे आता है स्पेसिफिक विस्कोसिटी की वैल्यू। तो स्पेसिफिक विस्कोसिटी क्या होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने पॉलीमर सोल्यूशन की विस्कोसिटी तक पहुँचना है। हमने पहले रिलेटिव विस्कोसिटी निकाली, अब हम स्पेसिफिक विस्कोसिटी, ये स्टेप्स आपको सम अप करने पड़ेंगे, एक एक करके याद करने पड़ेंगे कि किसके बाद कौन सा स्टेप हमने फॉलो करना है। तो रिलेटिव विस्कोसिटी आ गई पिछले स्टेप में, अब हम स्पेसिफिक विस्कोसिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो स्पेसिफिक विस्कोसिटी को कैलकुलेट करने का फार्मूला है ईटा माइनस ईटा नॉट, यानी कि विस्कोसिटी ऑफ द पॉलीमर सोल्यूशन माइनस विस्कोसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई विस्कोसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इसको जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो दैट वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू ईटा आर माइनस 1। तो ये ईटा आर क्या है, ये रिलेटिव विस्कोसिटी है जो हमने पिछली स्लाइड में निकाल के देखी थी। सो स्पेसिफिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू ईटा आर माइनस 1।
अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि स्पेसिफिक विस्कोसिटी तो हमने कैलकुलेट की, बट ये भी एज सच हमारे लिए एडवांटेजियस नहीं है, क्योंकि ये स्पेसिफिक विस्कोसिटी एक कांस्टेंट टर्म है। हमें क्या चाहिए, हमें वेरिएबल टर्म चाहिए कि विस्कोसिटी पॉलीमर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी कर रही है। तो हमें पॉलीमर की एक्चुअल विस्कोसिटी निकालने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ेगा। उसके लिए एक फार्मूला है कि अगर हम इस स्पेसिफिक विस्कोसिटी को पॉलीमर की कंसंट्रेशन से डिवाइड करते हैं, अब इंटरेस्टिंग है यहाँ पे और थोड़ा सा एक अटेंशन पे करने वाली बात है कि हमने पहले रिलेटिव विस्कोसिटी निकाली, फिर हमने स्पेसिफिक विस्कोसिटी निकाली। अब धीरे धीरे हम एक्चुअल विस्कोसिटी की तरफ जा रहे हैं। तो स्पेसिफिक विस्कोसिटी को डिवाइड करना है पॉलीमर की कंसंट्रेशन से। तो ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है कि स्पेसिफिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। अब ये रिड्यूस्ड विस्कोसिटी का कंसेप्ट कहाँ से आया? रिड्यूस्ड विस्कोसिटी क्यों निकालनी पड़ रही है? क्योंकि रिड्यूस्ड विस्कोसिटी डायरेक्टली पॉलीमर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अब ये थोड़ा आपको स्टेप बाय स्टेप इसको अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, आप प्रॉपर लाइन लिखेंगे कि ये लाइनें या ये इक्वेशंस एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट हो रही है। स्पेसिफिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन इज इक्वल टू रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। रिड्यूस्ड विस्कोसिटी क्यों निकाली? क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होती है। मतलब अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो विस्कोसिटी भी, रिड्यूस्ड विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी। अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो रिड्यूस्ड विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी। तो जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे ये इक्वेशन थोड़ी और सिंप्लीफाई हो जाती है। दैट इज़ रिड्यूस्ड विस्कोसिटी इज इक्वल टू एम सी प्लस कॉन्स्टेंट। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में। ये रिड्यूस्ड विस्कोसिटी इज इक्वल टू एम सी प्लस कॉन्स्टेंट। ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो बोलने का मतलब है कि यहाँ पे एक वेरिएबल आ गया रिड्यूस्ड विस्कोसिटी और दूसरा वेरिएबल है कंसंट्रेशन ऑफ द पॉलीमर सॉल्यूशन। तो तो एक एक्सिस पे हम रिड्यूस्ड विस्कोसिटी लेंगे, जैसे वाई एक्सिस पे ये लिया हुआ है रिड्यूस्ड विस्कोसिटी, एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ द पॉलीमर इन ग्राम पर 100 ml। तो एक तरफ कंसंट्रेशन एक्सिस है, एक तरफ विस्कोसिटी एक्सिस है। तो जब हम ये वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट कर रहे होंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही होगी। ये इसकी खासियत है। और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा दैट इज़ इक्वल टू, उसकी वैल्यू आती है एम के इक्वलेंट। ये बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, तो वहाँ से बड़ा सिंपली ये सॉल्व हो जाता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आएगी कि हमने कहा था कि स्पेसिफिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि स्पेसिफिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू सिंपल विस्कोसिटी ऑफ द सोल्यूशन इफ, कंडीशन क्या है कि कंसंट्रेशन शुड बी जीरो व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोच इज जीरो। तो जो रिड्यूस्ड विस्कोसिटी है वो एक्चुअल विस्कोसिटी के इक्विवेलेंट बन जाती है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये हमारी रिड्यूस्ड विस्कोसिटी की वैल्यू थी। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन जीरो हुई, रिड्यूस्ड विस्कोसिटी का मतलब है कि रिड्यूस्ड विस्कोसिटी इज इक्वल टू ईटा एस पी ओवर सी, यानी कि ये वैल्यू। तो ये वैल्यू ऐसे एग्जिस्ट कर रही है, पर जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती गई और जीरो पे पहुंची, जीरो का मतलब हुआ कि जो कंसंट्रेशन इस एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ को बढ़ रही है, यहाँ को बढ़ रही है। तो ये जो पॉइंट है जीरो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जीरो कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में जो ईटा एस पी बाई सी की वैल्यू है, या जो रिड्यूस्ड विस्कोसिटी की वैल्यू है, दैट बिकम इक्वल टू सिंपल विस्कोसिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे दिखाई हुई, तो इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, और ये जो कांस्टेंट है इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो ये जो ईटा की वैल्यू है वो यहाँ से निकल के आ रही है। कब? जब रिड्यूस्ड विस्कोसिटी की वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी कि कंसंट्रेशन जब जीरो हो जाती है। तो जो सिस्टम में या जो सॉल्यूशन में विस्कोसिटी रह जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ईटा नाउ। तो ये ईटा है एक्चुअल सॉल्यूशन की विस्कोसिटी। सो वी कैन से दैट रिड्यूस्ड विस्कोसिटी इज इक्वल टू एम सी प्लस ईटा। ये इक्वेशन यहाँ से निकल के आई। अब ये वो इक्वेशन है जो हमने पीछे कैलकुलेट करके देखी कि ये इक्वेशन कहाँ से आई। आपकी बुक में स्टेट अवे था, मैंने आपको थोड़ा सा समझा के सॉल्व करने की कोशिश की है वहाँ पे। तो रिड्यूस्ड विस्कोसिटी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस इक्वेशन इज इक्वल टू एम सी प्लस ईटा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें यहाँ पे वो इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी जिसका नाम था मार्क हॉबिंग की इक्वेशन। मैंने आपको पीछे जब हम विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पे समझाया था कि एक इक्वेशन होती है मार्क हॉबिंग की इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू विच
द विस्कोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द पॉलीमर सॉल्यूशन इज इक्वल टू के एम रेज टू द पावर ए। कुछ बुक्स में इसको अल्फ़ा भी लिखते हैं, तो वहाँ पे अल्फ़ा को भी हमने डिफरेंशिएट किया हुआ था। तो इस इक्वेशन का नाम है मार्क-होविंग इक्वेशन। अब यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि ईटा क्या है। ईटा इज इंट्रिंसिक विस्कोसिटी ऑफ द पॉलीमर सॉल्यूशन। जो पॉलीमर का सॉल्यूशन है, जो उसकी एक्चुअल विस्कोसिटी है, उसको हम ईटा कह रहे हैं यहाँ पे। ये हमने कैलकुलेट करके देखी है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू। के एंड ए आर कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर पॉलीमर सॉल्वेंट पेयर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये के और ए क्या है, कांस्टेंट्स हैं। अब ये कहता है कि टेकिंग एंटीलॉग्स, एंटीलॉग नहीं आएगा यहाँ पे, आएगा लॉग। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 है, तो दोनों तरफ से लॉग लेंगे तो यहाँ आ जाएगा लॉग ईटा इज इक्वल टू लॉग के प्लस ए लॉग एम। ये सिंपल सी लॉगरिथमिक इक्वेशन बन गई अब। तो अगर हमने लॉग एम की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर, तो हमने एम को सेपरेट आउट करना है यहाँ से। तो लॉग एम विल बी इक्वल टू लॉग ईटा माइनस लॉग के डिवाइडेड बाई ए। तो अब अगर लॉग एम है तो यहाँ से लॉग हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एम एंटी लॉग ऑफ दिस होल फैक्टर। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ एम वी बार, जिसको हम कहते थे विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ लिखा है नोइंग द वैल्यू ऑफ के, यानी कि ये वाला फैक्टर, ए दिस फैक्टर, एंड ईटा, ईटा इज द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जो कहाँ से आ रही है, जो हम ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर से उसकी विस्कोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले रिलेटिव विस्कोसिटी, फिर स्पेसिफिक विस्कोसिटी, फिर रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। तो रिड्यूस्ड विस्कोसिटी का जब हमने प्लॉट किया था वर्सेस कंसंट्रेशन, तो जब कंसंट्रेशन 0 हो जाती है तो रिड्यूस्ड विस्कोसिटी एक्चुअल विस्कोसिटी के बराबर बन जाती है। तो वो ये ईटा की वैल्यू है यहाँ पे। तो नोइंग दीज ऑल 3 वैल्यूज वी कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीमर। कौन सा मॉलिक्यूलर मास, विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमारा दूसरा मेथड था मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन का।